हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि बाद में आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या का आज मेरा दूसरा क्लास है और सिलेबस मिला करके आज मेरा तीसरा क्लास है। वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर पहला का दूसरा क्लास जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी में सबसे पहले हम प्रमेयिका देखते हैं। प्रमेयिका क्या होता है, किसको कहते हैं? प्रमेयिका एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में लेमा कहते हैं। प्रमेयिका क्या होता है? देखिए, प्रमेयिका का परिभाषा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रमेयिका से क्लियर है इस शब्द से, यानी कि परिमेयिका शब्द से क्लियर है कि प्रमेयिका यानी कि सिद्ध किया हुआ कथन रहता है पहले से, उसी का यूज हम और ही कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेयिका का परिभाषा है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध किया हुआ कथन है कि जब ऐसा रहेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसी का यूज हम और सब कथन को सिद्ध करेंगे। जैसे मान के चलिए 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर जोड़ 2ab, यानी कि 2 गुना 6 गुना 5 जोड़ 5 का स्क्वायर हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी को हम कहेंगे प्रमेयिका। इसको हम क्या कहेंगे? प्रमेयिका कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जो है प्रमेयिका का परिभाषा क्लियर है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उसका जो है हम यूज यानी कि प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, उसी को हम प्रमेयिका कहते हैं। तो अब हम इसके बाद एक प्रमेयिका का नाम है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मेन पर्पस है कि इसके द्वारा हम दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के बीच मोसो यानी कि एचसीएफ निकालना रहता है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने के लिए इस प्रमेयिका का यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। तो लिखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ जोड़ R। जहां R क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा B से छोटा, ये जो है छोटा का चिन्ह है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, मान के चलिए यह A है और यह B है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि, इसके बाद हम Q और R दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी कि ये दोनों के अलावा हम कोई पूर्ण संख्या ले लेते हैं, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ जोड़ R, ये कंडीशन होना चाहिए जहां R जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा हो। तो आप लोग को अभी तक तो उतना समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम इसको समझाने के लिए सबसे पहले ए बी के बारे में सोचते हैं कि ए बी आखिर क्या है। मान चलिए ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो बी से हम ए में भाग देंगे, ठीक है। बी से जब हम ए में भाग देते हैं तो मान के चलिए बी से हम ए में भाग दिए तो क्यू बार हम भाग देते हैं, यहाँ हम क्यू लिखते हैं, बी को क्यू बार पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ आएगा, आने के बाद घटाएंगे, घटाने के बाद मान चलिए शेष की जगह में आर आता है, क्या आता है, आर आता है। जब हम ए में भाग बी से देते हैं तो भागफल क्यू और शेषफल आर आता है, तो इसी चीज को हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी गुना क्यू जोड़ आर। हम तो जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य क्या है मेरा, ए है, भाजक क्या है, बी है, भागफल क्या है, क्यू है, शेषफल क्या है, आर है। और ये जो आर है बी से छोटा होगा, न कि बी से बड़ा, और आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। मान चलिए यहाँ ए हो जाता तो ए में से एक घटाते तो 0 होता, अगर ए से छोटा है तो 1 आएगा, अगर ए से और छोटा है तो 2 आएगा, यानी कि बी से छोटा होगा और आर का वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में यह जो है आर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है तथा बी से छोटा होगा, इसीलिए हम लिखे हैं 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस बी होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जब ए बी से बड़ा हो और क्यू आर आर ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए हम इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कैसे होता है। 26 और 6 दो संख्या लेते हैं जिसमें हम मानेंगे a बराबर 26 b बराबर 6। तो चलिए क्यू आर नहीं दिया हुआ है
अब हम ए बी यानी कि a बराबर 26 b बराबर 6 जो हम लिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, b से a में भाग देंगे, 6 से 26 में भाग देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 6 को 4 बार हम पढ़ेंगे तो यहाँ 24 होगा, घटाने के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 जो आया 2 क्या है, शेषफल। अब 6 से 2 में भाग नहीं लगेगा, तो इसी को हम लिखेंगे 26 बराबर 6 गुना 4 जोड़ 2, ऐसा लिखेंगे। तो यह जो 2 है इसको हम r कहेंगे यानी कि शेषफल। यह जो 4 है इसको हम भाग कहेंगे, क्विशेंट यानी कि q। 6 जो है इसको b कहेंगे, यहाँ जो b है। 26 जो है यह a है। तो यह जो r है, r का मान देखिए, r क्या है, 2 है। 2 जो है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा है, यानी कि देखिए b से तो छोटा है ही लेकिन 0 से बड़ा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, यह 2 जो है क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। इस चीज को यह जो है 2 सेटिस्फाई करता है। तो अब इसके बाद एक शब्द है जिसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एल्गोरिथम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एल्गोरिथम का हम परिभाषा देखते हैं क्या है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम का परिभाषा है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। देखिए, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। तो जब आप लोग कंप्यूटर साइंस रखेंगे, जब बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस रखेंगे, तो वहां पे एक सब्जेक्ट है जिसका नाम होता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ एल्गोरिथम ही पढ़ना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम जो है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम जो HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसको हम चरण बाय चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। एक चरण में नहीं होगा, फिर दूसरा चरण में, उसके बाद तीसरा चरण में, फिर चौथा चरण में। तो वह जो स्टेप बाय स्टेप हम निकालेंगे, तो उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम करेंगे। चरण बाय चरण जो किसी चीज को यानी किसी भी क्वेश्चन को चरण बाय चरण जो हम सॉल्व करेंगे, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा प्रश्नावली 1.1 BTC मैथ यानी कि NCERT मैथ कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके द्वारा हमको HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन
हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या है 135 और दूसरी संख्या है 255, नहीं 225। एक संख्या है 135, दूसरी संख्या है 225। तो हम क्या देखते हैं कि 135 225 में जो बड़ा है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 225 बड़ा है 135 से। हम यह देख रहे हैं तो 225 को हम ए मान लिए और 135 को हम बी मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो क्यू आर हमको पता नहीं है, क्यू आर हमको निकालना होगा। तो यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम देखते हैं कि 225 यहाँ है, 225, ठीक है। 225 बराबर 135। अब देखिए 135 से हम 225 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा, यहाँ 135 आएगा, घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कैंसिल। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 गुना 1 जोड़ 90, यहाँ पे शेषफल कितना आया 90 आया है। तो 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90, यह हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 90 जो है यानी कि 90 क्या हुआ, शेषफल हो गया। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी कि शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको दोहराते जाएंगे, यानी कि चरण बाय चरण करते जाएंगे, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90 हम लिख दिए। अब 90 जो है 90 से हम 135 में भाग देंगे, ठीक है। 90 से 135 में हम भाग देंगे, एक बार लगेगा, यहाँ 90 आएगा, घटाएंगे तो 5 4 आएगा। तो अब 90 से 45 में भाग नहीं लगेगा, जब छोटा आ जाएगा तो हम वहीं पे रोक देंगे। इस चीज को हम लिखेंगे, यहाँ 135 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ हम 90 लिखेंगे, गुना 1 करेंगे, जोड़ 45 करेंगे। तो क्या हम देखते हैं कि शेषफल जो है, शेषफल 45 आता है, यानी कि यहाँ भी 0 नहीं आता। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बराबर 0 के नहीं है, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर हम 45 जो है और 90 में 45 से, यानी कि यह 45 से 90 में भाग देंगे। याद देखिए 45 से जब हम 90 में भाग देते हैं तो 2 बार लगेगा, यहाँ 90 आएगा, फिर घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, शेषफल 0 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। यहाँ हम क्या देखते हैं कि शेषफल मेरा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तब हम उस प्रमेयिका को वहीं रोक देते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि जब 0 आता है उस समय हम जो भाग दिए हुए रहते हैं तो वह जो है भाजक 45 होता है। उस समय जो भाजक का वैल्यू होता है उसी को हम HCF कहते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है।
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर है तो हम चेक करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम धनात्मक विषम विषम पूर्णांक को मान लेंगे। माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक है, ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 हम मान लेते हैं। 6 इसलिए मानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, इसलिए हम b बराबर 6 मान लिए। तो जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर हम 6 ले लेते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम क्या देखते हैं कि a में जब हम 6 से भाग देते हैं तो कुछ भागफल आता है और कुछ शेषफल आता है। तो इसी को हम लिखेंगे a बराबर 6q जोड़ r। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q जोड़ r हम लिख दिए। मान चलिए a जो हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं वह 6 से क्या है? बड़ा है। तो a में हम जब हम 6 से भाग दिए तो q और r जो है, आया q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल, तो a बराबर हो जाएगा 6q जोड़ r। तो जब r जो है शेषफल आया तो क्या होगा? 6 से छोटा होगा, यानी कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। लेकिन 6 नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। यहाँ r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 6 से छोटा होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, जब 0 से लेकर 5 तक है तब हम r का वैल्यू इसमें हम एक एक करके रखेंगे। a बराबर 6q प्लस r के जगह r का वैल्यू एक एक करके रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है a का वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब a का मान क्या होगा? a का मान हो जाएगा 6q। जब r बराबर 0 तो a का मान 6q, r की जगह हम 0 देंगे तो 6q होगा। जब समझने का चीज है, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू हो जाएगा, कोमा है या कोमा है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q जोड़ 1। जब r का वैल्यू हम 2 रखेंगे तब a का वैल्यू हो जाएगा 6q जोड़ 2। जब r का वैल्यू 3 रखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q जोड़ 3। जब r का वैल्यू 4 रखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q जोड़ 4। जब r का वैल्यू 5 हो जाएगा तब a का वैल्यू हो जाएगा 6q जोड़ 5। तो हम सभी स्थिति में देखें a का वैल्यू क्या क्या आता है। तो यहाँ गौर करने की चीज ये है कि a को हम तो धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जब a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो इस बायां साइड तो दायां साइड भी सभी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो उस स्थिति में q का मान तो हमको पता नहीं है कि क्या होगा। अगर q का मान सभी जगह हम 1 देते हैं तो 6 गुना 1 6,
6 गुना 1 जोड़ 1 7, 6 गुना 1 जोड़ 2 8, 6 गुना 1 जोड़ 3 9, 6 गुना 1 जोड़ 4 10, 6 गुना 1 जोड़ 5 11। यानी कि सभी स्थिति में अगर Q का मान सेम रहता है तो अलग अलग सभी स्थिति में अलग अलग वैल्यू आता है, यानी कि ए का वैल्यू कहीं सम कहीं विषम, कहीं सम कहीं विषम आता है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि Q का वैल्यू फिर अगर हम 2 रखते हैं तो फिर ए का वैल्यू सम विषम आता है। अगर 6Q सम है तो 6Q + 1 विषम आता है, 6Q + 2 सम है तो 6Q + 3 विषम आता है। तो इससे हम यह देख रहे हैं कि ए का वैल्यू तो विषम पूर्णांक है लेकिन दायां साइड का वैल्यू सम विषम आता है। तो यह बात क्लियर होता है कि 6Q + 2 और 6Q + 4 जो है क्या है, सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, यानी कि विषम पूर्णांक संभव नहीं है, क्योंकि ए तो विषम पूर्णांक है लेकिन दायां साइड भी विषम पूर्णांक होगा तब ना ए को सेटिस्फाई करेगा कि यह एक विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक है लेकिन दायां साइड विषम पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ए एक विषम पूर्णांक संभव नहीं होगा। जब दायां साइड भी विषम पूर्णांक होगा और बायां साइड भी विषम पूर्णांक होगा तब हम इसको साबित करेंगे कि यह एक विषम पूर्णांक है। बायां साइड तो विषम पूर्णांक है लेकिन दायां साइड विषम पूर्णांक नहीं है, इसीलिए इसको हम सम पूर्णांक कहेंगे, यानी कि विषम पूर्णांक संभव नहीं है। चलिए हम इसी चीज को अब हम डिटेल में लिखते हैं। चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है लेकिन सिक्स क्यू जोड़ 2 और 6Q जोड़ 4 सम पूर्णांक है। इसलिए यह विषम पूर्णांक के रूप में संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है विषम पूर्णांक के रूप में तो क्या क्या संभव होगा, 6Q जोड़ 1, 6Q जोड़ 3 और 6Q जोड़ 5 लिखेंगे। अतः A बराबर 6Q जोड़ 1, 6Q जोड़ 3 और 6Q जोड़ 5 ही विषम पूर्णांक के रूप में संभव है। यही तो हमको साबित करना था कि 6Q जोड़ 1, 6Q जोड़ 3 और 6Q जोड़ 5 विषम पूर्णांक है। तो साबित हो गया कि 6Q और 6Q जोड़ 2, 6Q जोड़ 4 विषम पूर्णांक नहीं होगा, सिर्फ 6Q जोड़ 1, 6Q जोड़ 3 और 6Q जोड़ 5 विषम पूर्णांक के रूप में संभव है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इसमें परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। तो यहाँ पे दो तरह का सेना 616 और 32, तो दो गो टुकड़ी है, पहली टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी। सेना की पहली टुकड़ी में 616 सदस्य और सेना की दूसरी टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। तो चलिए हम जब 616 और 32 सदस्य है, इसको जो है मार्च कराना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जब समान संख्या में मार्च करवाना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना होगा। जो एचसीएफ का वैल्यू होगा वही उसकी अधिकतम संख्या होगी, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं हल। सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616। सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। तो हम क्या देखते हैं कि 616 और 32 सदस्य जब है तो 616 सदस्य 32 से बड़ा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम सॉल्व जब करेंगे क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32। 32 से हम क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे। देखिए 32 से 616 में जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है, कितना बार लगेगा, एक बार 32, 9, 2, 6, 9 बार लगेगा, 8, 28, यहां हो जाएगा 8 कैंसिल। तो हम क्या देखते हैं कि 32 को 19 से गुना करेंगे, यानी कि Q का वैल्यू 19 आया और शेषफल कितना हो गया, 8 आया। शेषफल यहाँ 8 आया। क्या देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया है। अब हम फिर इसको दोहराते हैं। क्या करते हैं कि 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0 ऐसा लिखेंगे। 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिखते हैं कि शेषफल बराबर 0 होता है। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो इस प्रमेयिका को यहीं हम रोक देते हैं। इसके बाद हम मेरा प्रमेयिका नहीं चलेगा और हम लिखेंगे इसीलिए 616 और 32 का HCF 8 है। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिनमें सेना की
दोनों टुकड़ियों दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती है। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, थोड़ा सा अलग है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग हमको निकालना है कि 3m और 3m जोड़ 1 के जैसा होता है क्या। अगर होगा तो वह भी, अगर नहीं होगा वह भी हमको निकाल के दिखाना। तो साबित करना है, तो यहां लिखेंगे हल। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का बात हो रही है, इसीलिए ए को हम धनात्मक पूर्णांक ले लिए। तथा b बराबर 3, b बराबर हम 3 लिए हैं। इसलिए 3 लिए हैं क्योंकि m के साथ में 3 का गुणज है, 3 के साथ गुना किया हुआ, इसीलिए हम 3 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम 6 b बराबर इसलिए लिए थे क्योंकि 6 जो है q के साथ गुना था, इसीलिए हम 3 लिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा कि 3 से हम a में भाग देंगे। 3 से, देखिए 3 से हम a में भाग देंगे। q बार लगा, यहाँ कुछ आया, फिर घटाने के बाद r आया, तो a बराबर 3q जोड़ r लिखेंगे। r का वैल्यू क्या होगा? 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसी को हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q जोड़ r, जहां r बराबर क्या होगा? जहां r बराबर 0, 1, 2 यह होगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। यानी कि r जो है क्या है? r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो इस स्थिति में 0 का मान 0, r का मान 0, 1, 2 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। 0, 1, 2 जब r का मान आ गया तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब r बराबर 0 हो तब a बराबर 3q होगा। जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q। a हम क्या माने? a हम धनात्मक पूर्णांक माने हैं। ठीक है, जब हम a धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हम धनात्मक पूर्णांक a है तो इसका हम वर्ग करते हैं, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को हम लिखेंगे 3m, यानी कि 3q स्क्वायर को हम m लिख दिए तो यह हो गया 3m। तो 3m के, इसको हम यहां लिखते हैं 3
m के रूप का होगा या रूप का है। फिर जब हम r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर हो जाएगा 3q जोड़ 1। जब a बराबर 3q जोड़ 1 हो गया तो अब फिर हम उसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर, इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 9q स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, यानी कि a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो 9q स्क्वायर जोड़ 2 इंटू a के जगह में 3q, b के जगह में 1 जोड़ b स्क्वायर, इसी को हम लिखेंगे 9q स्क्वायर जोड़ 6q जोड़ 1। अब इस दोनों में से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 3q स्क्वायर जोड़ 2q जोड़ 1। अब हम इसको लिखेंगे 3q स्क्वायर जोड़ 2q को m मान लेते हैं, तो 3m जोड़ 1। q का अगर कोई हम वैल्यू 1 ही रखते हैं हर एक जगह, इसका मान कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम m मान लेते हैं। तो m मानने के बाद कितना आता है 3m जोड़ 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m जोड़ 1 के रूप का है। यही हमको साबित करना था। इसके बाद फिर जब हम r बराबर 2 रखते हैं तब a का मान 3q जोड़ 2 आता है, ठीक है। तो इसीलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q जोड़ 2 का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 12q जोड़ 4। इसको जब हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं, यानी कि इसको अब 4 को हम लिखेंगे 9q स्क्वायर जोड़ 12q जोड़ 3 जोड़ 1। चलिए जगह थोड़ा कम है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ आ गए हैं तो लिखेंगे 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर जोड़ 4q जोड़ 1 जोड़ 1। इस तीनों से हम 3 कॉमन लिए हैं, इस एक को हम साइड करते हैं। अब तो यहाँ हो गया अब 3 q के जगह में अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो इसका मान हम m दे देते हैं, 3m जोड़ 1 कितना आता है 3m जोड़ 1 के रूप का है। तो हमने क्या देखा कि a एक धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद फिर उसको जब हम वैल्यू निकालते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है, b कोई हम संख्या ले लिए हैं और उसको जब हम सॉल्व करते हैं फिर a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो उसका मान 3m और 3m जोड़ 1, फिर r का वैल्यू 2 रखने के बाद 3m जोड़ 1 के रूप का है, ठीक है। तो 3m जोड़ 1 के 3m प्लस 1 के रूप का है। तो इससे यह साबित होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। तो चलिए हम उसी को अब लिखते हैं लास्ट में। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जोड़ 1 के रूप
का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यही समाप्त होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें घन है, यानी कि क्यूब निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हल लिखते हैं, सॉल्व नहीं, हल यहां लिखते हैं। फिर वही बात लिखेंगे, माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम 3 ले लिए हैं, ठीक है, b बराबर 3 ले लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर हम यहां देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कि क्या आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम 3 से a में भाग देते हैं, देखिए क्या आता है, 3 से फिर a में भाग दिए, a मान लीजिए 3 से बड़ा है तो क्यू बार लगा, यहाँ r आया तो a बराबर 3 क्यू जोड़ r लिखेंगे, ठीक है। r का वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा या 0 भी होगा। तो ठीक उसी को हम लिखेंगे a बराबर 3 क्यू जोड़ r, a बराबर 3 क्यू जोड़ r, जहां r बराबर 0 1 2 होगा, ठीक है। अब हम फिर वही चीज करेंगे, जब r बराबर 0 होगा तब a का मान 3 क्यू होगा। जब a का मान 3 क्यू आ गया तो a क्यूब हमको निकालना है। a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब, यानी कि 9 क्यूब है तो 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। 27 क्यू का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 क्यू का क्यूब। अब इसको हम लिखेंगे 3 क्यू का क्यूब जो है इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9m। क्या लिखेंगे, 3 क्यू क्यूब का मतलब m हम दे दिए, क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू हम m मान लेते हैं। m के रूप का है। जब r बराबर हम 1 रखते हैं तब a बराबर हो जाएगा 3 क्यू जोड़ 1, इसीलिए a क्यूब तब क्या होगा, 3 क्यू जोड़ 1 का होल क्यूब, यानी कि अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी स्क्वायर, ये b क्यूब। तो अब हम इसी फॉर्मूला का, सूत्र का यहाँ यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे 3q का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी कि 3q प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब जोड़ 1 जोड़ 9q इंटू 3q जोड़ 1। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब जोड़ 1 को लास्ट में लिखेंगे, इसको कर देते हैं अब 27q स्क्वायर जोड़ 9q जोड़ 1, इस 1 को हम यहाँ लिखे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 27q क्यूब है, 27q स्क्वायर है प्लस 9q है प्लस 1 है, तो इसमें से 9q हम कॉमन ले लेते हैं,
या क्यू को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 9 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू क्यूब जोड़ 3 क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू प्लस 1। अब 3 क्यू क्यूब जोड़ 3 क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू को हम m लिख सकते हैं। q का मान अगर 1 रखे तो m लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 9m जोड़ 1, यानी कि 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का है। अब ठीक इसी प्रकार जब हम r का मान 2 रखते हैं तो a का मान हो जाएगा 3q जोड़ 2, और हम इसको लिखेंगे, इसीलिए a क्यूब बराबर 3q जोड़ 2 का होल क्यूब। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं कि a क्यूब, यानी कि a क्यूब हो जाएगा 27 q का क्यूब जोड़ b क्यूब, यानी कि 8 हो जाएगा 3ab, यानी कि 3 तिया 9 दुनिया 18 क्यू 3ab इंटू a प्लस b, इतना होता है। जब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब जोड़ 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर जोड़ 36 क्यू जोड़ इस 8 को यहां लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, फिर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब जोड़ 6 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 क्यू जोड़ 8। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 9m जोड़ 8 के रूप का है। जब इस रूप का है, यही तो साबित करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है। चलिए हम इसको अब लिखते हैं। अतः हमको यही साबित करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी कि घन 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमने जो देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप का होता है। तो चलिए हम इसी को अब लिखते हैं लास्ट में। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थोड़ा यहाँ जगह कम है इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।